Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, अभी तक मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाने के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिरर बताए। वैसे कितने टाइप के मिरर होते हैं? कौन कौन से? हाँ, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताए, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर है आप सबको। इमेजेस मैंने आपको बताई, दो टाइप की इमेज होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। इसके बाद नोट्सों की स्टडी में आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स। अब आप ही बताओ, मुझे समझाने की जरूरत है क्या? पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको सब कुछ। क्लियर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? कॉन्केव में कहाँ पॉलिश, कॉन्वेक्स में कहाँ पॉलिश। पढ़ लो, हो गया आपका। इसके बाद आपको आगे एक नोट दिया गया है, उस नोट में एक फिगर बनाया गया है, राइट। वो फिगर आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस फिगर के जस्ट बाद एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और काफी सारी डेफिनेशंस आपसे पूछी गई है। तो उन सभी डेफिनेशंस को समझने के लिए ही ये फिगर बनाया गया है। जब आप उन डेफिनेशंस को लर्न करें तो इस फिगर का यूज उस टाइम पे करें, तो जिससे आपको वो डेफिनेशन जल्दी और इजीली याद हो जाएंगी। सीन क्लियर है? अभी आपको समझ में आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब। ठीक है, तो तैयार है हम सब लोग? सभी लोग पूरा फोकस ऑन द बोर्ड रखेंगे। क्लियर। मुझे बताना जरा, ये जो मैं यहाँ पर मिरर बना रहा हूँ, ये कौन सा मिरर है बाय द वे? अच्छा, ये कॉन्केव मिरर है। और ये वाला कौन सा मिरर है? ज्यादा जल्दी मत बोलो। हाँ, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। सीन क्लियर है सभी को? जी कौन सी सरफेस है जालंग हमारी? पॉलिश सरफेस। और जी भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो कहा है? मिड पॉइंट है। कहा है? मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। क्लियर। ये सब मैं बता चुका हूं वैसे शायद, है ना। अगेन आई रिपीट, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। चलो इसमें बताओ पोल किधर होगा? हाँ, समझ गए? यू मीन टू से जीवारा? The midpoint of the reflecting surface of the mirror is called pole. सीन क्लियर है? ये मिरर, ये कैसे मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। काय में से काटे जाते हैं? स्फीयर में से काटे जाते हैं, राइट गाइस। इसका स्फीयर कैसे बनेगा? ठीक है, मैं बना ना रहा हूँ, जनरल क्लियर है। अब आप बताओ, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? हाँ, दिस इज द सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी ने पूछा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप बोलना सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसमें बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? ऐसे, क्योंकि इसका राउंड ऐसे बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। सीन क्लियर है? समझ में आ रही ना सभी को? द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन आई रिपीट, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये स्फीयर की कौन है? रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? कौन है ये स्फीयर की? क्या बोलते हैं इसको? किसी ने पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला मैंने? द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से बोल रहा हूं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीन क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐसे बोल सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल सकता हूं? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो फटाफट पहले इन 3 डेफिनेशन को पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल समझ चुके हैं, राइट। अब मैं इसे थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां से। तो बॉस, आपने ये कॉन्केव मिरर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और एक कॉन्वेक्स मिरर नजर आ रहा है, ऐसा ही है? अच्छा, आगे देखिए, ये जो लाइन है क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा नहीं, क्योंकि पोल से ऊपर तो लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, पर हर एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी।
तो इसे ऐसे बोलूं, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला मैंने? हाँ, सीन क्लियर है? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी ने अगर आपसे प्रिंसिपल एक्सिस पूछ लिया तो बता दोगे? और देखिए, अब गौर से देखना सब लोग ऑन द बोर्ड। ये लाइट रे देख रहे हो, किसके पैरेलल है? तो ऐसे बोल सकता हूं, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किस पे पड़ रही है? मिरर इसे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करके इसने किसको काटा? और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये काटता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? यहां पर लाइट रे कैसी आ रही थी? यहां भी तो पैरेलल ही आ रही है। अच्छा, इस मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कैसे कर दिया? ये मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा बताओ? ये ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये लाइट रे कहीं नहीं पीछे से आती अपीयर होगी, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। माइंडेड, ध्यान देना। द लाइट रे, पहले मैं आसान डेफिनेशन बोलता हूँ, आप ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन एक सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन लिखने के लिए अपने को सब कुछ लिखना पड़ता है, राइट? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर cut the principal axis at a particular point, and that particular point is called principal focus. Again I repeat, the light ray which is coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror cut the principal axis at a particular point, and that particular point is called principal focus. Same clear सभी को? मेरी फिंगर पे फोकस करो, उसी के हिसाब से बोलना है। The light ray which is coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror cut the principal axis at a particular point, and that particular point is called principal focus. ठीक है? ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा। बाकी काम मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कट और अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ध्यान देना, प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, या कुछ लोग सिंपल फोकस भी बोल देते हैं। फोकस हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, न कि स्मॉल एफ से, ध्यान रखना। Focus is always denoted by the letter capital F. Focus क्या है? It's a point. ये पॉइंट है। किसी ने पूछा फोकल लेंथ क्या होती है, तो बोलना the distance between pole and focus is called focal length. और फोकल लेंथ हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है। क्लियर? The distance between pole and focus is called focal length. सीन क्लियर है? ध्यान रखना, डेरिवेशन वगैरह करते समय फोकल लेंथ हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है, और फोकस पॉइंट जो होता है वो हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, तो कुछ लोग प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन पूछ रहा होता है और लिख फोकल लेंथ आती है, तो वो गलत हो जाता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कट और अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। सीन क्लियर है? और फोकल लेंथ क्या होती है? The distance, length है, नाम से ही पता चला फोकल लेंथ, लेंथ है, डिस्टेंस है। The distance between pole and focus is called focal length. Yeah, the length between pole and focus is called focal length, denoted by the letter small r. Got it everyone? तो फोकस समझ गए, फोकल लेंथ समझ गए, कोई दिक्कत? और सुनो, हनुमान चौराहा, क्लियर? The चौराहा on which हनुमान जी टेम्पल is situated is called हनुमान चौराहा, right? किसी ने पूछा फोकल प्लेन, तो द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस। किसी ने पूछा फोकल प्लेन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस। क्लियर? ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है आपसे, अजीब सा प्लेन है, बना है ये प्लेन दिखाई दे रहा है सभी को? कैन यू सी दिस प्लेन एवरीवन? तो ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं सब लोग? अब ये प्लेन बताओ कहां से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है, तो इस प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं। अच्छा, फोकस से तो ऐसे भी पास हो सकता है, वैसे ऐसे भी हो सकता है, पर आप बताना मैं कौन सा वाला लूं। डेफिनेशन सुन लो, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझे? यू मीन टू से जवा रहा है ना? सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी, राइट? दिस इज द फोकल प्लेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। कहा किसी ने पूछा फोकल प्लेन क्या होता है? द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्या हुआ वो परेशानी? वही तो बताए,
है भाई माइकल जो मुझे बता दे फोकल प्लेन की पोल से डिस्टेंस कितनी होती है? रेडियस ना हो शुक्ला, फोकल लेंथ होते हैं स्मॉल है। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? होगा कोई परेशानी? वो तो बताए क्या होता है फोकल प्लेन? लाइन ना हो, प्लेन होता है फोकल प्लेन। प्लेन समझ में गया? सी रिकॉर्डिंग सुनाई देगी वो। The plane which is passing through focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane। ऐसे बोल पाओगे आप लोग? अच्छा और सुनो, ये मिरर है, मिरर के इतने पार्ट पर ही तो मैं लाइट एक्सपोज कर सकता हूं। तो मिरर के जितने पार्ट पर लाइट एक्सपोज की जा सकती है उसको मैं बोलता हूं एपर्चर ऑफ द मिरर। क्या? द पार्ट ऑफ द मिरर ऑन विच लाइट कैन बी इंसिडेंट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। सीन क्लियर है? द पार्ट ऑफ द मिरर on which light can be incident is called aperture of the mirror. Again I repeat, the part of the mirror on which light can be incident is called aperture of the mirror। यानी ये पूरा aperture of the mirror है। कुछ लोग इसे अलग अंदाज में भी बोलते हैं, वो दूसरा डेफिनेशन भी सुन लें। पहले आप बताओ ये कौन सा सरफेस है और ये कौन सा सरफेस है? अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका ये डायमीटर बोल सकता हूं? बोलो भैया, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। क्लियर? इसको भी, ये भी एपर्चर का डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? तो फटाफट सारी डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो चलिए देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सुना है 10वां पास करके आए आप लोग? ओह सॉरी, प्रमोट हो गया, सॉरी सॉरी। तो ये जो प्रमोशन आपको मिला है, क्या कॉपी में लिख लेते हो क्या? ऐसे ही लिखते हो? ऐसे लिखते हो? तो मुझे ये बता दो, कॉपी पे जो लिखते हो वो लेफ्ट टू राइट लिखते हो या राइट टू लेफ्ट लिखते हो? लेफ्ट टू राइट लिखते हो। आपने देखा अभी तक जब से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया है, लाइट रे हमेशा ऐसे डालता था या इधर से डालता था? ऐसे हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी आप ऑप्टिक्स में कोई भी फिगर बनाए, लाइट रे मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? लाइट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सीन क्लियर है? अच्छा, चूंकि आपने 10वां प्रमोट किया है तो ये ओरिजिन होता है। ये इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते थे, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, इनको आप ऐसे ही तो लिखते थे, +1, +2, +3। बताना जरा, जब +1 का मतलब यही तो है कि जनते जनों की डिस्टेंस 1 है, और +2 का मतलब यही तो है जनते जनों की डिस्टेंस 2 है? जो 2 ना ने तो 2 कहां तक की है? अच्छा, यू मीन टू से दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो खाली स्थान भरो। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द origin। All the distances are measured from the origin। जितने को नंबर यहाँ पे अटकाए जाते हैं वो सारे डिस्टेंसेस कहाँ से हैं? ओरिजिन से। 1 का मतलब जाके ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, 2 का मतलब जाके ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है। यही तो मतलब ये है। अतिया के नाम है। आओ, ये कौन सा मिरर है बबुआ? मिरर का ये कौन है? पोल। अभी अभी आपने पढ़ा, यहाँ फोकस भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। कोई माइकल जो मुझे बता रहे पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो ऐसा ना लग रहा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन। आप ऑरिजिन मत बोलो तो समझाने के लिए बता दो। जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो हमेशा पोल से नापी जाती है। अभी तक आपने देखा फोकस की डिस्टेंस भी पोल से ही नापी जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस भी पोल से ही नापी जा रही है। कल को आप और आगे बढ़ोगे तो बता दूं आपको, आप यहाँ पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा करेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से वो भी आप
यू से डिनोट करते हैं उसे, कैसे डिनोट करते हैं, आएगा आपके सामने। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी कहीं ना कहीं इमेज भी बनेगी। मान के चलो यहाँ इमेज बन गई तो इमेज का पोल से डिस्टेंस v से शो करते हैं। क्लियर, अभी मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, घबराए नहीं। तो आप ये देख रहे हो कि हर जगह कोई भी डिस्टेंस नापी जा रही है उसमें पोल जरूर आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द लाइट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही हो तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापी गई डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापी गई डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, ऊपर की तरफ नापी गई डिस्टेंसेस कैसी हो गई, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नापी गई डिस्टेंसेस कैसी हो गई, नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? तो दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा जब मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा। क्लियर, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन ले। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द लाइट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम all the distances which is measured in the direction of incident light is taken and all the distances which is measured in the opposite direction of incident light, all the distances which is measured above the principal axis and all the distances which is measured below the principal axis negative। सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। लिसन एवरीवन, कल मैं जब आपको इमेज पढ़ा रहा था, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, तो मैंने कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा था और फिर उस ऑब्जेक्ट से इमेज बना दिया था। तो मैंने आपसे बोला था उस टाइम पे, ये मत पूछना कि कैसे बना दिया ये इमेज, है ना। तो आज हम लोग वही सीखेंगे। मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है उसका इमेज बनता है। तो वो इमेज कैसे बनता है वो आज हम लोग बनाना सीखेंगे। इमेज बनाने के लिए हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो रूल्स हमें सीखने हैं। मैं तुमसे कह दूं कि भाई तुम्हें फलाना गेम खेलना है, सुडोकू खेलना है। अब मैं बोलूं सुडोकू खेलना है तो तुम तुरंत मुझसे पहले ही पूछो कैसे खेलेंगे, नहीं यही बात है। यानी आपको उस गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स सीखने पड़ेंगे। इन द सेम वे कॉन्केव मिरर के सामने या किसी भी मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ते हैं। टोटल 3 रूल है और 3 रूल में से 2 रूल सफिशिएंट होते हैं इमेज बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसका इमेज बनाते हैं तो वो इमेज कैसे बनाते हैं उसके लिए रूल सिखाने जा रहा हूं, वो ध्यान से सीखना, ठीक है। लेकिन इसको सिखाने से पहले 1-2 बातें मैं छोटी छोटी जनरल कर दूं, फिर मैं आपको रूल सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो घर से कोचिंग तक पढ़ने के लिए आते हैं तो जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से लौट कर जाते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो, राइट, क्लियर है ना। यानी जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से वापस जाते हैं। सही बोल रहा हूं? और सुनिए, एक बात और ध्यान से सुनना सब लोग। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ा, वैसे भी आप जानते हो ऐसा कोई टिपिकल फिनोमेना नहीं है। ये सर्कल है और सर्कल मान लो, स्फीयर मान लो, ये इसका सेंटर है। अगर सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ में कोई भी लाइन खींचता हूं तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये बात हम सब लोग जानते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ में जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल यूज किया था, वहां पर याद है। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूं, सेंटर से कोई भी लाइन खींची जाए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर। क्लियर? ये याद रखना आप लोग। क्लियर? अब आप बताओ, स्फेरिकल मिरर है, कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहां से अगर कोई लाइट रे जाएगी, यहां से लाइट रे तो कोई भाड़ में, पहले ही बताओ, ये कोई लाइन खींच दूंगा तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगी। जो बोला समझ में आया? एक बात और समझो, फिर रूल पे आऊंगा। ये देख रहे हो, ये मिरर है, क्लियर? प्लेन मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर है ना। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पे ये लाइट गिर रही है, कैसे गिर रही है? तो दिमाग में छाप लें इस बात को, कोई भी लाइट रे अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है, किसी सरफेस पे या किसी
प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर गिर रही है तो इस सरफेस से टकराने के बाद ये वापस उसी रास्ते से लौट आती है। क्लियर? हाँ, यही अगर नीचे वाटर वगैरह होता, दूसरा मीडियम होता, एयर से वाटर में जाती लाइट रे, तो फिर सीधी निकल जाती। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हो थोड़ा सा? यस और नो? बात समझ में आ रही है? लेकिन रिफ्लेक्शन में अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है तो वापस उसी रास्ते से लौट लेगी। नहीं आई बात समझ? जो बोला समझ में आया? तो थोड़ा कॉमन सेंस खुद ही लगा दो और बता दो। अगर मान के चलो ये मिरर है, ठीक है, खुद ही समझना, पोल फोकस जो सेंटर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे अगर इस पे गिर रही है तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी? उसी रास्ते से लौटेगी कि यूं जाएगी या यूं ही लौटेगी? यूं ही लौटेगी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, परपेंडिकुलर गिर रही है तो उसी रास्ते से लौटेगी। जो बोला समझ में आया आपको? अच्छी बात है। अगर आपको ये पूरी कथा समझ में आ गई तो अब मैं रियल क्वेश्चन पे आता हूँ। वो मुझसे कह रहा है एक्सप्लेन द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना? तो गौर से देखिएगा सभी लोग, रूल्स। रेडी? इधर आओ, बताओ ये कौन सा मिरर है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कौन सा मिरर है? व्हाट इज दिस? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ठीक है ना? कह तो रहा हूं, बाद में कह लिए भैया पहले मेरी तो सुन ले। लिसन, 3 रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। नंबर 1, और सब आप पढ़े लिखे हो, आप सब जानते हो। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू फोकस। पहला रूल, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अब इधर आते हैं, यही काम इसमें करते हैं। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आ रही है तो ये तो यहाँ फेंक देगा, अड़े है भैया। तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। पहला रूल। अगर आप इजी लिखना चाहते हैं थोड़ा सा तो ऐसे चलेगा, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, जो लोग अच्छा पढ़ते हैं, और मैं तो बोलूंगा पूरा ही लिखते हो, तो थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। समझ गए पहला रूल? घर से कोचिंग जिस रास्ते से आते हो, कोचिंग से घर उसी रास्ते से आते हो। पैरेलल आई तो फोकस पे गई, फोकस पे जाएगी तो दूसरा रूल फिर से बोलना। द लाइट रे विच इज, पहला रूल, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। दूसरा रूल, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो भैया, यस और नो? तीसरा रूल, द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक टू इट्स ओन पाथ। नहीं है बस, क्लियर है? पहला रूल, पैरेलल आई फोकस से गई, दूसरी फोकस से आई पैरेलल गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वही लौट गई। क्लियर? पहला, दूसरा, तीसरा, निंजा दौड़ी। क्लियर? समझ गए आप सब लोग? हाँ, तो देयर आर 3 रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। The light ray which is coming parallel to the principal axis after reflection pass or appears to pass through focus. Second one, the light ray which is passing through focus after reflection becomes parallel to the principal axis. Third, the light ray which is passing through center of curvature after reflection come back to its own path. Got it everyone? Go through it. So rules हम सबको क्लियर हो गए? जो पैरेलल आती है फोकस से जाती है, फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है उसी रास्ते से लौट आती है। राइट? कितने रूल है? 3 रूल में से 2 रूल सफिशिएंट होते हैं इमेज बनाने के लिए, और इसका यूज करते हैं। ठीक है, बनाते हैं इमेज। ठीक, गौर से देखिएगा। ये नीचे होता है, ये लट्टू, CFL, बल्ब, कैंडल, मोमबत्ती जल रही है तो उसे नंबर ऑफ रेडिएशन निकलते हैं कितने? हाँ, कोई भी पूछे किसी भी लाइट सोर्स से कितने नंबर ऑफ रेडिएशन निकलते हैं, कितनी नंबर ऑफ रेज निकलती है, तो बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। कितनी निकलती है बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। और आगे देखिए, गौर से देखना सब लोग। क्या है? मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जे वो ऑब्जेक्ट। सीन क्लियर है? अब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए कितने रूल है? और 3 में से कोई भी 2 सफिशिएंट होते हैं इमेज बनाने के लिए। राइट? आओ देखें,
पहली रे पैरेलल, अब बता पैरेलल में कितने जा रही है? क्लियर? फिर मैंने पढ़ा था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो लौटी आई, यहां पर काट रही है तो यहां इमेज बन गई, बी से रे निकली जंप पे कटिंग बी डैश। क्लियर? अब आप बताओ कितने रूल लगे? यानी आपके पास 3 रूल होते हैं, 3 में से 2 सफिशिएंट होते हैं इमेज बनाने के लिए। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये जो लाइट सोर्स है इसी से ही तो रेज निकल रही होंगी। कितनी रेज निकलती है? और आपने कितनी रेज में खेल कर दिया? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी लाइट सोर्स से कोई पूछे कितनी नंबर ऑफ रेज निकलती है तो बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। और उनमें से कितनी रेज सफिशिएंट होती है इमेज बनाने के लिए? 2 रेज। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो रूल्स के बाद एक नोट दिया है, पढ़ लो समझ जाओगे। लिसन एवरीवन, आपके नोट्सों में लास्ट में एक नोट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नोट्सों में देख लेना। लोग ये कौन सा मिरर है पहले आप बताओ, चलो। क्लियर? इस पर लाइट रे कैसे गिर रही है? परपेंडिकुलर गिर रही है। परपेंडिकुलर गिर रही है तो उसी रास्ते से लौटे जाती है, ऐसा पढ़ाया आपने? अच्छा बताना जरा, इधर बताना। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। बोलो भैया एक बात बताना, अगर इंसिडेंट अभी इंसिडेंस एंगल ये है, अगर इंसिडेंट रे ऐसे जाती तो इंसिडेंस एंगल और बढ़ जाता या घट जाता है? और ऐसे जाती तो इसका मतलब यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना है? 0। और रिफ्लेक्शन एंगल 0। समझ में आ रही? देख लो तुमने ताते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का रिफ्लेक्शन एंगल होता है। जब रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्शन एंगल 0 हो जाएगा ना। यानी अगर किसी ने बोला कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिर रही है तो इंसिडेंस एंगल कितना लिखोगे? 0। और रिफ्लेक्शन एंगल 0। तो वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो आप इसे, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।